हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। मतलब जो भारत में वन प्रकार के पाए जाते हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? तो भारत की, दोस्तों अगर हम टॉपिक की बात करें तो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा दोस्तों क्या है, टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं आपको एक इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं कि दोस्तों क्या क्या इसके अंतर्गत हमें पढ़ना चाहिए, जब हमारा तब जाके ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जैसे इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें जानना होता है प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो क्या होती हैं, किसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हैं, या किसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज जानना होता है इसमें कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं, ये जानना होगा। सेकंड, फिर हमको जानना होगा भारत में वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है, भारतीय वनों का जो वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत हमको वो पढ़ना होता है, भारतीय वनों का वर्गीकरण, ठीक है, ये देखना होता है। सी नंबर, फिर हमको देखना होता है वनों का महत्व। दोस्तों वनों का महत्व हम जान ले क्या होता है, ठीक है। फिर डी, हमको जानना होता है भारतीय वनों की समस्याएं क्या हैं, भारतीय वनों की समस्याएं क्या हैं, क्या समस्याएं हैं हमारे भारत में वनों की, ये हमको देखना होगा। फिर ई नंबर, अगर हम पांचवा देखें तो भारतीय, या ऐसे नहीं, सॉरी, पांचों वन संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, यानी जो समस्या है उनको कैसे दूर किया जाता है, संरक्षण के उपाय, ये हमको देखना है, ठीक है। फिर हमको देखना है दोस्तों एफ करके, ई के बाद एफ करके वनों का वितरण। जब ये सारा कुछ पढ़ लेंगे तो वनों का वितरण देखेंगे, तभी समझ ही पाएंगे। फिर हमको एफ के बाद जी, और सातवां नंबर अगर हम बात करें तो क्या है, सातवां नंबर जो है राष्ट्रीय वन नीति जो अभी रिसेंटली आई थी 2021 वाली राष्ट्रीय वन नीति, ये देखेंगे, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति, उससे पहले पुरानी भी देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, कब से शुरू की गई भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति, कब आई, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर एच यानी आठवां नंबर, जो आठवें नंबर जो है सामाजिक वानिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है और आने वाले भविष्य में आएगा भी, सामाजिक वानिकी। तो इतने कुछ अगर हम टॉपिक भारत की प्राकृतिक वनस्पति का जो टॉपिक होता है अगर उसको कवर कर लेते हैं तो हमारा जो है प्री कम मेंस, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, कोई भी पेपर हो, स्टेट, किसी भी स्टेट पीसीएस हो, वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। और इसी के अंदर चाहे वो पीटी का पेपर हो, चाहे वो पीटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपको इसी के अंतर्गत और इतने ही दायरे में रहकर आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सारा कुछ यहीं से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो भी नए हैं आप उनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। और आज हम लोग वनों का महत्व और वनों की समस्याएं भी देखेंगे और इसके नीचे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम लोग पहले तो ये वनों का महत्व शुरू करेंगे और फिर टाइम रहेगा तो भारतीय वनों की समस्याएं भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों क्या टॉपिक चल रहा है, कितना कवर हो चुका है, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। और जिनका छूटा हुआ है वो उनको क्या करना है, कौन सी क्लास देखनी है, तो पीछे की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट है इसी चैनल का, क्रैकर जीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट पे में ही आपको मिल जाएगा, सारी क्लासेस उसी में ऐड है, आप उसको देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं उसकी लिंक भी आपको, जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों अपने बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं।
तो बस आप लोगों को दोस्तों करना कुछ नहीं है, जो भी नए हैं, पुराने तो दोस्तों जान ही रहे हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। जो भी नए हैं मैं उनको बता दूं कि उनको बस मेरे साथ साथ मैं कुछ लिखवाऊंगा, आपको लिखते चलना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं प्रोवाइड की जाती, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं भले ही मैं उसकी आपको पीपीटी दे देता हूँ, अदरवाइज मैं सारा कुछ यही कॉन्सेप्ट वाला यही पढ़ाता हूँ, और यहीं पर ही आपका सारा कुछ डाउट सॉल्व भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास करने के बाद आप आराम से किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं, पढ़ निश्चिंत हो जाइए। ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप खाली क्लास को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे, ध्यान जो मैं लिखाऊंगा उसको लिख लेंगे, बस उसके अलावा आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको इसमें गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और आप क्लास करने के बाद इस चीज को फील करेंगे, और अगर फील करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग पहला टॉपिक जो इसका हमने बता शुरू करना है आज हमें, वो क्या है दोस्तों, वनों का महत्व। वनों का महत्व, ठीक है, वनों का महत्व, या इसमें जैसे कि बहुत सारे, या वनों के लाभ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वनों का महत्व और लाभ एक ही है, जो लाभ है वही महत्व है इसके, ठीक है। तो वही सारी चीजें तो मैं आपको वनों का महत्व करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर है, आपको सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, वन लिखेंगे। पहला पॉइंट, वन मृदा अपर्दन, वन मृदा अपर्दन को रोकने, वन मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक होते हैं। मैं इसको लिखा दूंगा, फिर इसको समझा भी दूंगा। में सहायक होते हैं तथा मृदा की प्राकृतिक ओ सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है, सॉरी दोस्तों, तो लाइट चली गई थी। तो वन मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक होते हैं तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को भी बनाए रखते हैं, रखते हैं। अब ये कैसे है, तो मैं इसको आपको समझाता हूं। आप लोग हालांकि जानते हैं, दोस्तों क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो वन होते हैं वो वन क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वायु जल द्वारा मृदा का जो होता है अपर्दन कम होता है, ठीक है। ये मैंने मिट्टी अपर्दन में आपको बताया है। इसी तरीके से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को कैसे बनाए रखते हैं, तो इसके लिए आपको समझना है, पेड़ पौधों क्या होते हैं, पेड़ पौधे जिस भी जमीन पर होते हैं, उस जमीन में दोस्तों जो उसके जैविक पदार्थ होते हैं, यानी जो ह्यूमस होता है मिट्टी में, वो अधिक होता है। और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैविक पदार्थ क्या होते हैं, पेड़ पौधे लगे हैं भाई, पेड़ पौधों से जो पत्तियां और जो उनकी डाल टूट कर गिर जाती हैं और वह सड़ गल कर मिट्टी में दब जाती, वही जैविक पदार्थ होता है। और इन्हीं जैविक पदार्थ से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। तो इसीलिए ये मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को भी बनाए रखते हैं। तो पहला महत्व आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत प्यारा महत्व है। देखो मैं आपको बता दूं, मैं महत्व आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं महत्व में जो आपको कोई भी नहीं पढ़ाते हुए मिलेगा। आपको महत्व सब ये पढ़ाते मिल जाएंगे कि पेड़ पौधे से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, अरे वो तो बच्चा भी जानता है, वो 6 क्लास से एनसीईआरटी में लोग पढ़ते आ रहे हैं। आपको ये पढ़ाया जाएगा उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, ये भी हमें पता है भाई। लकड़ी बनाना, फर्नीचर बनाना, तो लकड़ी कहां से मिलेगी, जंगलों से। ये सारी चीजें सबको पता है, लेकिन मगर मैं उस एस्पेक्ट को समझाना चाह रहा हूं महत्व में, जो वास्तव में समस्या है। समस्या जैसे कि हम क्या जानते हैं, हमारे पास समस्या क्या है, अपर्दन। अब अपर्दन में वन, देखो ये वनों का महत्व भी है और मृदा अपर्दन को रोकने के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये हमारी बेसिक समस्या हो गई आज की, कि मृदा का क्या हो रहा है, अपर्दन ज्यादा हो रहा है और मृदा क्या हो रहा है, मृदा की उर्वरता कम होती जा रही। तो हम वनों के माध्यम से उपयोग
महत्व के माध्यम से वनों को, मृदा की उर्वरता को भी सही से और उनकी अपरदन को भी रोकने का प्रयास कर सकते हैं ना। तो इस चीज को मैं इस एक्सपेक्ट को समझा रहा हूं, हालांकि नहीं तो आपको सब कोई समझाते मिल जाएगा, पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है, ये सारी चीजें सबको पता है। मैं वो कराऊंगा भी नहीं दोस्तों, ये जान लीजिए, मैं वो नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वो आपको पता है। वो मैं पढ़ाऊंगा जो आपको कहीं मिलेगी नहीं और किसी बुक में नहीं मिलेगा और जो आपको कोई पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा, ठीक है, और जिससे आपकी समझ विकसित होगी। आपको पता है चारागाह मिल जाता है, लकड़ी वाला कच्चा माल मिल जाता है, वो सबको पता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों इसमें फैक्टर क्या है, दूसरा जो इसका महत्व वो लिखेंगे वन। पहला समझ में आ गया ना, मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं और अपरदन को कैसे रोकते हैं, तो मैं आपको पिछली क्लासेस से बताते आ रहा हूं। वन, दूसरा लिखेंगे वन भूमिगत जल स्तर को वन भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं, ठीक है। वन भूमिगत जल स्तर को, वन भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं, ठीक, समझेंगे इसको। पहले मैं देखो बता रहा हूं, वन भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं तथा नदियों की गति को कम करते हैं, जिससे कॉमा लगा के जिससे सूखा एवं बाढ़ के नियंत्रण में मदद मिलती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं इसी के माध्यम से। भूमिगत, क्या मैंने बताया, वन भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं तथा नदियों की गति को कम करते हैं। पहले इसको समझेंगे, मैं बताता हूं। देखो वन क्या करते हैं, भूमिगत जल स्तर को कैसे बढ़ाते हैं। आप दोस्तों बंजर भूमि में पेड़ को लगा दीजिए और वहां पर उसको बस खाली बड़ा होने तक उसकी देखभाल कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, जिस इलाके में आपने बंजर भूमि में पेड़ लगाए हैं वो भूमि भी दोस्तों उर्वर हो जाएगी। रीजन मैं बताता हूं। वन क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल अपने जितनी आवश्यकता होती है वो भूमि के नीचे से जल को प्राप्त करते हैं, जल को सूखते हैं। जब वो जल को सक करेंगे तो उनकी जड़ों में जल आ जाता है। उससे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे जड़, पानी का जो स्तर है धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएगा और वो मिट्टी को भी नम कर देंगे, ठीक है, मिट्टी को भी नम कर देंगे। दूसरी चीज है, मिट्टी में नमी आ गई, अभी मिट्टी में मिनरल्स कमी है, वो क्या करेंगे, जो उनसे पेड़ पौधे उगे, पेड़ पौधों से जो पत्ते झड़ेंगे बसंत के मौसम में वो गिर जाएंगे, सड़ गलकर उसी मिट्टी में दब जाएंगे। दब जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, और एक साल में नहीं बंजर होंगे, कई साल ऐसा करते रहेंगे, धीरे धीरे देखेंगे उस मिट्टी में क्या होगा दोस्तों, उर्वरता आ जाएगी। तो यही चीज मैंने आपको लिखाया है। पहला तो मैंने ये लिखा है कि वह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। मिट्टी क्या करती है, पेड़ पौधे अपनी जड़ों से पानी को सक करते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का स्तर ऊपर आ जाता है, ठीक है, पानी का स्तर दोस्तों ऊपर आ जाता है और मिट्टी नम हो जाती है। तो मिट्टी जल स्तर को बढ़ाते हैं वो भूमि के, है ना, ठीक है, ये तो हो गया। तथा नदियों की गति को कम करते हैं, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। नदियां बहुत जब चलती हैं तो बहुत तेजी से चलती हैं, बट क्या होगा, और क्या होगा, जब वो पेड़ों से टकराएंगी तो उनकी गति कम हो जाएगी। जब उनकी गति कम होगी तो क्या होगा दोस्तों, जिससे सूखा, तो यानी जल स्तर को बढ़ाएगी तो मिट्टी में जो सूखा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है मिट्टी में, वो तो हो जाएगा सही। दूसरा, बाढ़ के नियंत्रण में मदद करती है, तो वन मिलती है। तो वन के मैंने दो महत्वपूर्ण पहलू आपको अभी समझा दिए, एक तो अपरदन और प्राकृतिक उर्वरता, दूसरा भूमिगत जल को बढ़ाते हैं जिससे सूखा की समस्या कम के नियंत्रण में मदद मिलती है, तीसरा बाढ़ के नियंत्रण में मदद मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये नदी की गति को कम करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये मेन चीजें, ठीक है। तीसरा इसमें लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं अब यहां पे, ठीक है। तीसरा लिखेंगे दोस्तों, लिखें वन मरुस्थलों के प्रसार को रोकते हैं। वन मरुस्थलों के प्रसार को रोकते हैं
रोकते हैं क्योंकि, क्योंकि लिखेंगे इसी के आगे डैश लगा के, क्योंकि कॉम, ठीक है। वन मरुस्थलों के प्रसार को रोकते हैं, कॉमा करके, क्योंकि, क्योंकि वृक्षों की जड़ें, क्योंकि वृक्षों की जड़ें रेत को, वृक्षों की जड़ें रेत को परस्पर जकड़े रखती हैं, परस्पर जकड़े रखती हैं, क्योंकि वृक्षों की जड़ें रेत के कणों को, रेत की कणों को या रेत को की कणों को परस्पर जकड़े रखती हैं, जकड़े रखती, तथा रेत को तथा रेत को आगे नहीं बढ़ने देती, तथा रेत को आगे नहीं बढ़ने देती है ना। तो वृक्षों की जड़ें क्या करती हैं, मैंने कहा मिट्टी को वो जकड़े रखती हैं, जकड़े रखेंगी तो भाई जाहिर सी बात है मरुस्थलीकरण को रोकने में ये कम करती है। तो मरुस्थलीकरण के प्रसार में भी वनों का बहुत महत्व है। ये पर्यावरणीय इफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ महत्व के तरीके से, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं फैक्टर लिखा रहा हूँ, जो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया, मैं इनका वो चीज़ें नहीं लिखाऊंगा जो आपको सब कोई पढ़ाता है, वो पढ़ाऊंगा जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट। और पेपर में आप, मैं बताता हूँ, यही लिख के आइएगा। अगर आप महत्व पूछा जाए तो आप वो मत लिखिएगा कि वनों से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, वनों से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, आजीविका मिलती है, ये सब चीज़ें तो मैं आपको सबको पता है, और चारागाह मिलता है पशुओं को लिए, वो सब चीज़ें मत लिखिएगा, ये लिख के आइएगा वनों के महत्व में। देखो पेपर में आंसर सब कोई लिखता है ना, बट आंसर किसका अच्छा होता है, जो वास्तव में कुछ रिलेटिव रहता है, कुछ उस समय की समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है, और क्या होता है, और जो बहुत इफेक्टिव रहता है, जो सबसे डिफरेंट होता है, सबसे अलग आंसर होता है, उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं, वही टॉप करता है हर चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक। और वो सारी चीज़ें आप कहीं भी पढ़ लेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल में आप जब जाएंगे तो आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात, 3 लिख लिया आप लोगों ने। पहला मैंने आपको बताया मृदा अपर्दन एवं दोस्तों दूसरा है ना, दूसरा भूमिगत स्तर, और तीसरा मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रसार करती। चौथा लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत आराम से समझेंगे। चौथा लिखेंगे वन आच्छादित क्षेत्रों में, वन आच्छादित, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वन आच्छादित कैसे लिखा जाता है, ब्लैक पेन से देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, वनाच्छादित ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वनाच्छादित क्षेत्रों में पत्तों यानी पत्तियां जो होती, पत्तों से वाष्पीकरण, पत्तों से वाष्पीकरण, इसको लिख लेंगे फिर मैं इसको समझाऊंगा। पत्तों से वाष्पीकरण होता रहता है, पत्तों से वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, जिससे तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, ठीक है। लिख लिया, वन आच्छादित प्रदेशों में पत्तों से वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। अतः इसी क्या कहें, अतः जब आर्द्र वायु इनके ऊपर से गुजरती है, तो संघनन होता है, जिससे, तो संघनन मतलब कंडेंसेशन जानते हो ना, बादल जो बनते हैं, कंडेंसेशन यानी संघनन मतलब होता है कंडेंसेशन, संघनन होता है, जिससे बादलों यानी क्लाउड मतलब बादलों, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। लिख लिया होगा। अब मैं इसको समझाता हूं। मैंने कहा है कि क्या बोला मैंने कहा कि पत्तों से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है ना, वाष्पीकरण होता है। तो इसको समझेंगे, है ना। वाष्पीकरण होता है कि मतलब क्या होता है, पत्तों से वाष्पीकरण, सन रेस जब पड़ता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस उसमें के, है ना, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उससे क्या होता है, जो पत्ती में जो वाटर्स होते हैं या जो पानी होते हैं, जो बूंद की कणें होती हैं, वो उनका वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के करके क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाती है। लेकिन पेड़ पौधे रहते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमें दूसरी चीज, तापमान तो कम रहता है। तापमान कम होने के लिए पीछे रीजन मैं आपको बता चुका हूं। तापमान देखो, एक तो जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां तापमान कम होंगे। क्यों, रीजन उसका ये भी रहता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं,
जो सन की जो ग्रीन जो क्या होती हैं, जो रेज होती हैं, उनको उनसे वाष्पीकरण होता है और क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है पत्तियों का पानी निकल कर ऊपर चला जाता है, उससे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। दूसरा रीजन ये भी होता है क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वायुमंडल में तापमान की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करते हैं तो तापमान भी कम रहता है। पहली चीज़ तो ये आपको समझ में। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ वर्षा कैसे होता है, इस फैक्टर को समझना है। देखो क्या होता है, जब ये वाष्पीकरण कर रहे होते हैं पत्तों से, तो पत्तों का पानी उड़कर आसमान में जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, अब ये आर्द्र हवाएं भी चल रही हैं। आर्द्र हवाएं जब चलती हैं तो क्या करती हैं, उससे निकलने जो पत्तों से निकलने वाली जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो वाष्पीकरण के रूप में ऊपर जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो हवा में मिल जाती हैं। और हवा में जब मिल जाती हैं तो उससे क्या होता है, हवा भारी हो जाती है। और हवा भारी होकर क्या होती है दोस्तों, क्या करती है, धीरे धीरे वो क्या करती है, कंडेंस करने लगती है, संघनन करने लगती है। अभी मैं जब आपको इसको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। संघनन करने लगती है और संघनन करने से क्या हो जाता है दोस्तों, बादल बन जाते हैं। जब हवा भारी हो जाती है तो हवा भारी होकर क्या होती है दोस्तों, वो संघनन करने लगती है। संघनन करने से कंडेंसेशन करने लगती है। कंडेंसेशन करने के बाद दोस्तों क्या होती है, बादल का निर्माण कर देती है। बादल का जब निर्माण हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होती है, बारिश हो जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों वन जो है वो वायु वर्षा कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल आप देख भी रहे होंगे कि बारिश की मात्रा जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। रीजन वही है क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मानसून भी शिफ्ट हो रहा है और बारिश भी कम हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे अच्छी खासी वर्षा, जहाँ पर अच्छे खासे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ देखो वर्षा ज़्यादा होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी इलाका, हमारे भारत का उत्तर पूर्वी इलाका, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश उसी इलाके में होती है। और जैसे जैसे हम भारत के उत्तर पूर्वी इलाके से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पानी की मात्रा भी कम होती जाती है, ठीक है। क्यों, ठीक है। और ये भी आप देखेंगे कि भारत में जब हम पूरब से पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं तो जल का जो वनावरण क्षेत्र है वो भी कम होता है, वो भी कम होता है, वनावरण कम क्षेत्र कम होता है और वर्षा की मात्रा भी कम होती है। तो वर्षा भी को भी दोस्तों वर्षा के वितरण पर भी वनों का बहुत महत्व है, ठीक है। इसको समझना है आपको, ठीक, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चौथा ये पांचवा लिखेंगे वन असंख्य व्यक्तियों को, वन असंख्य, पांचवा इसका जो महत्व है, वन असंख्य कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे असंख्य, ठीक है। असंख्य वन असंख्य व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं। वन असंख्य व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं। अगला लिखेंगे लकड़ी, उसी के आगे वन असंख्य व्यक्ति, उसी के आगे लिखेंगे वन असंख्य, मैं बोल दे रहा हूं फिर से, सुनो। वन असंख्य व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं। उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लकड़ी को काटने चीरने, लकड़ी को काटने चीरने तथा वनों पर आधारित उद्योगों से लोगों को आजीविका मिलती है। अब देखो मैंने इसमें दो तीन चीजें एक ही में इसीलिए कोरिलेट करके, वो जो आप जानते हैं छोटे छोटे जो एग्जांपल, उसको मैंने एक ही में कर दिया। आजीविका मिलती है और वनों को उद्योग होते हैं उनको लकड़ी भी इससे मिलती है। तो मैंने ये एक ही में करके आपको समझा दिया, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वन असंख्य लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं, लकड़ी को काटने चीरने तथा वनों पर आधारित उद्योगों से लाखों लोगों को आजीविका मिलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट महत्व है। और इसके बाद आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं पशु चारण के लिए, वो आप अपने आप से लिख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखा दिए, जो क्लाइमेटिक के लिए, जो पर्यावरण के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपसे पूछा जाएगा तो आप यही लिखिएगा। अदरवाइज आप बहुत सारे हैं, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, मैंने बता दिया जैसा कि, फिर पशु चारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सरकार को इससे आय भी प्राप्त होती है, ठीक है, सरकार को वनों से आय भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे महत्व हैं, और भी आप किसी ना किसी यूट्यूब चैनल में, किसी ना किसी बुक्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप उनको नोट्स में कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक। तो ये हो गए दोस्तों वनों का महत्व।
ठीक, इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे वनों की समस्याएं। वनों की क्या समस्याएं हैं दोस्तों, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। अब इसको पहले से मैं मिटाता हूँ, सारा कुछ क्लियर है, ठीक है, सारा कुछ क्लियर है। चलिए वनों की समस्याएं जानते हैं, भारतीय जो वन है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं दोस्तों। दोस्तों देखो, मैं आपको, मेरा काम है, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड कराऊंगा, बिल्ड कराना है मेरा कॉन्सेप्ट काम। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करा दूंगा, इतने तरीके से पढ़ा दूंगा दोस्तों कि आपको आराम से ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन हल करने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज वही छोटी छोटी चीजें जो आप पढ़ते रहते हैं उनसे दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी जो अदर एग्जाम है दोस्तों वो भी नहीं निकलेंगे आजकल, क्योंकि अब वो भी बहुत अच्छा स्तर बना दिया। आरओ यारो का आप जब पीटी देखेंगे, मेंस देखेंगे, तो आप उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलते कि आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, वो भी कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, बट वन लाइनर में जरूर रहते हैं, मगर कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, ताकि आपका दिमाग का वो आईक्यू को चेक कर पाए। आप प्रशासनिक अधिकारी बन रहे तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसी लेवल की तैयारी भी करें। आप वो छोटी छोटी चीजें जो सब जानते हैं वो उसके लिए पीछे मत भागिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में ले जा रहा हूं पढ़ाने, ज्योग्राफी को पढ़ा रहा हूं, डिफरेंट वे में पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके काम आए ज्योग्राफी, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, आपको मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट मिले। ये मेरा पर्पस है। इनको आप, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके लिए जर्नी में, यात्रा में, यानी क्योंकि आप जब अच्छी चीजें कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं तो आपको कम टाइम लगता है, वरना अदरवाइज क्या होता है, भटकते रहते हैं, धीरे धीरे 2-3-4 साल निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। आपको एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, हिस्ट्री तो मेरा दोस्तों यूपीएससी में ऑप्शनल है, मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब दोस्तों आपको उसमें 2 सब्जेक्ट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको एकदम समझ लो नंबर दिलाने लायक क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, बस आराम से आपको वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को, जानने वालों को वीडियो को शेयर करते रहना है, ठीक है। शेयर करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे क्या होता है, मुझे अच्छा फील होता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तभी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार मिल रहा है इतना सारा। बाकी आप लोग बस खाली रूटीन बना लें कि डेली देखते रहें क्लास को, और क्लास को कंटिन्यू रखें, क्लास को ब्रेक ना करें। एक देखो, पहले दिन जब किसी से आप कनेक्ट होते हैं तो आपको एक दिन में ट्यूनिंग नहीं बनती है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन जब आप 1-2 दिन धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तब आपकी मेरे से ट्यूनिंग बनने लगेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और मैं वो कंटेंट आपको दूंगा, आप क्या होता है 10-15 मिनट में आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। जब आपके साथ उसके साथ आप जब थोड़ा 2-4 दिन के जब आप जर्नी तय करते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ वो पर्सन कैसा है, ठीक है। एक झलक में उसके बस बारे में थोड़ा सा आपको व्यू बन जाता है, बस ये है, ठीक है। तो बस आपको वीडियो को लाइक करते रहना है, कमेंट करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हों को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, देर नहीं हुई, ठीक है, और वो कभी भी कर सकते हैं सब्सक्राइब। चलिए बात हम करते हैं अब आपकी आगे क्या है हमारी, जो है हाँ भारतीय वनों की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना है, क्योंकि समस्याएं और उनका निराकरण, यही यूपीएससी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन का पैटर्न है। क्या समस्या है, क्या निराकरण कर सकते हैं, ये समस्या, ठीक है। तो ये जो होते हैं भारतीय वनों की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये देखेंगे भारतीय वनों की समस्याएं। हम लोग समस्याएं पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और लिखेंगे भी इसको। तो पहले समस्या लिखेंगे दोस्तों, पहली समस्या लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या, लिखेंगे पहली समस्या लिखेंगे पहली समस्या लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या, कॉमा औद्योगिकीकरण, ऐसे औद्योगिकीकरण। तीसरा दोस्तों तथा निजीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, निजीकरण में बोल दिया, नगरीकरण होगा, तथा नगरीकरण में तीव्र वृद्धि के कारण लकड़ी की मांग में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप दिनों दिन लकड़ी की मांग में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वृक्षों की कटाई में भी निरंतर वृद्धि हो रही है,
भाई मांग बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, हमें कृषि विस्तार करना है, कृषि विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वनों को काटना पड़ेगा, तो इसलिए भी हो रही। रहने के लिए घर चाहिए तो पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह दोस्तों औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो हमें इंडस्ट्री बनाना है, तो इंडस्ट्री के लिए हम लोग पेड़ पौधों का कर रहे हैं, पेड़ पौधे के अलावा हम लोग मृदा को दूषित कर दे रहे हैं, मृदा दूषित हो जा रही है तो पेड़ पौधे वैसे ही नहीं उग पा रहे हैं। नगरीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण के दौर से क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे गांव शहर से गांव की ओर गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, और शहर में क्या हो रहा है, ऐसा विकास हो रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सब काटे जा रहे हैं। अब तो बहुत कुछ सुधारा जा रहा है, लेकिन ये भी समस्याएं हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी सारी समस्याओं में, बस आपको एक शब्दों में लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक लिखने का पैटर्न पता रहे कि हम जब पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें समस्या हैं, अदरवाइज ठीक है। सेकंड लिखें उष्ण तथा, ये उष्ण मत लिखें ऐसे लिखें शुष्क, सेकंड लिखें शुष्क, उसको काट दी, सॉरी दोस्तों, ऐसे लिखें, उसको छोड़ें, उष्ण नहीं लिखें, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा आपको। लिखें शुष्क एवं, लिखें शुष्क एवं, दूसरा लिखें शुष्क एवं अर्धशुष्क। मैं डिफिकल्ट सब आपको लिख देता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में सामान्य घनत्व वाले वनों में पशुओं के चराने से वन क्षय हुआ है। समान घनत्व वाले वनों में पशुओं को चराने से वन क्षय हुआ है तथा हो रहा है, पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है वन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे तथा झाड़ियां, इस चीज को याद रखिएगा। आप वरना सोचें इतने बड़े बड़े पेड़ से चराने, पेड़ों के जंगलों में चराने से, पशुओं को चराने से पेड़ों को क्या नुकसान हो रहा है, तो पेड़ पौधे का, वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है पेड़ पौधे तो है ही, उनके साथ जो उस जंगल में उगने वाली जो झाड़ियां होती हैं वो भी वन के अंतर्गत आती हैं, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, इस पॉइंट को मैं पहले ही इंड कर दे रहा हूं। वन का मतलब होता है, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया कि वन का मतलब होता है पेड़ पौधे तथा उसमें उगने वाले, तथा वो झाड़ियां छोटी छोटी होती। वन एक एरिया होता है, उस एरिया में उगने वाले पेड़ पौधे और वनस्पतियां, उनको वन बोलते हैं, ना कि सिर्फ पेड़ पौधों जहां उग रहे हैं उनको वन बोल देंगे। इस चीज को याद रखना, तभी इस चीज को समझ पाएंगे, वरना भाई वनों से पशु को चराने से बड़े बड़े पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी झाड़ियों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है ना। तो इस चीज को याद रखना है, ये बहुत ऐसी बात है जो आपको हर चीज लोग नहीं बताएंगे, और आपको शायद पता भी ना उससे पहले कि झाड़ियों को भी वन में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा लिखें प्राकृतिक कारणों से, तीसरा लिखेंगे वन में आग भी लग जाती है, तो इससे क्या होता है, इससे भी वनों का ह्रास होता है हमारे भारत में या पूरे विश्व में भी, ठीक है। तो लिखें प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से आग लगने से, प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से आग लगने से वनों का तीव्र गति से तथा लघुत्तम यानी कम समय में विनाश होता है, तीव्र गति से, और बहुत कम समय लगता है उसको विनाश होने में, तीव्र गति से एवं कम समय में विनाश होता है, कम समय में विनाश होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। कई प्राकृतिक कारणें भी होती हैं भाई जिससे आग लग जाती है, जैसे बरसात के मौसम में बहुत तेज क्या होती है, बिजली कड़कती है, तो क्या होता है उससे भी जंगल में आग लग जाती है, जंगल में बिजली कहीं ना कहीं गिर जाती है, उससे क्या होता है आग लग जाती है और बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं। मानव भी कारण होते हैं, कभी कभी मानव क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे अब उत्तर पूर्वी इलाके में जब जाएंगे तो रहने के लिए क्या करते हैं, पूरे पेड़ को जला देते हैं, काट देते हैं और फिर उनको जला देते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये भी है, ठीक है। तो इसको समझेंगे। फिर चौथा लिखेंगे झूम कृषि, जो मैं अभी बता ही रहा था, लिखेंगे झूम कृषि भारत के
उत्तर पूर्वी झूम कृषि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी झूम कृषि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, वनों का क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, झूम कृषि मैंने बताया वो क्या करते हैं, उत्तर पूर्वी इलाके जो जनजातीय लोग हैं, भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में बहुत सारे जनजातीय रहते हैं, वह ट्राइबली समाज है हालांकि, वो क्या करते हैं मान लो कोई ये क्या होता है, कोई लैंड है, ये कोई लैंड है, उस लैंड मान लो ये लैंड है, इसमें पूरे में वन लगा है, तो वो क्या करेंगे, पहले इस वाले इतने जगह के वन को काट देंगे और यहाँ पर कृषि करेंगे। जब ये अनउर्वर हो जाएगी ज़मीन, फिर इसके बगल वाले को काट देंगे। ठीक है, ये भूमि को छोड़कर इधर कृषि करने लगे, इसको काट देंगे, यहाँ पर कृषि करेंगे, फिर धीरे धीरे ये भी अनउर्वर हो जाएगी, फिर यहाँ से इसके बाद इस वाले इलाके के वन को काट देंगे और फिर यहाँ पर कृषि करेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं वनों से जो ये क्या हो रहा है, वनों का ह्रास ही तो हो रहा है, धीरे धीरे वन कम होते जा रहे हैं। तो यही है झूम कृषि। ठीक है, इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। ठीक, तो मैंने ये आपको सब सारी चीज़ें पढ़ा दी, लिख लिया ये वाला। अब आगे लिखेंगे दोस्तों, इसी में आगे लिखेंगे पांचवा जो कारण है बहुउद्देशीय परियोजना जो होती है। हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, कुछ विकास की योजनाएं बनाते हैं, उससे क्या होता है, हम वहाँ के पेड़ पौधों को काट देते हैं। ठीक है, वहाँ के पेड़ पौधों को काट देते हैं, विकास की योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समस्या ही तो है वन काटने। तो लिखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटियों, पांचवा लिखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटियों के परियोजनाओं के क्रियान्वयन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन ऐसे लिखेंगे, क्रियान्वयन के समय विस्तृत वन क्षेत्र का क्षय होता है। भाई क्या होता है, हम मान लो कोई पुल बना रहे हैं शहर के इलाके में, वहाँ पेड़ पौधे हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे पेड़ पौधे काट देते हैं और फिर क्या कहते हैं, पुल बना देते हैं। तो इसी वजह से भी बहुत सारी विकास की योजनाओं से हमारा क्या हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। ये ज़्यादातर देखो, अब ग्रामीण इलाके ही धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं शहर में, तो ग्रामीण इलाके में पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं। अब वहाँ पे कोई मॉल बनाना है किसी इलाके में, तो मान लो पूरा वहाँ उस इलाके की ज़मीन में पूरा पेड़ काट दिए। अब पेड़ काटना समस्या नहीं है, मान लो हम ठीक है, मगर हम कहीं और पेड़ लगा भी सकते हैं। अब पेड़ लगाने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हम पेड़ का देखभाल नहीं करते, और जब पेड़ का देखभाल नहीं करेंगे, हमने क्या बताया, जैसे नवजात शिशु होता है, जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसको देखभाल की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसको जब देखभाल करते हैं हम अच्छे से, तब वो अच्छे संस्कार उसको मिलते हैं, वो उसका अच्छे से उसका विकास होता है। लेकिन जब कोई नवजात शिशु हो और उसको अगर हम लोग ना मिले, ना उसका सही से अगर, तो उसके संस्कार उसके अंदर की सब खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, अब वो जैसे माहौल में रहेगा वैसे सीख लेगा। तो पेड़ पौधे भी धीरे नहीं, अगर उनको पोषण नहीं मिलेगा, यानी उनको अगर देखभाल नहीं की जाएगी, तो वो उगते ही नहीं, लगा दिए जाते हैं, मगर 100 में से दोस्तों हमको लगता है 10 ही 20 पेड़ पौधे ऐसे हैं जो उग पाते हैं, अदरवाइज पूरे 80 बेकार हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो हमें वनों पर की अब देखो, अब हम लोग समस्याएं देख लिए, अब हम लोग इसके उपाय देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके उपाय देखेंगे। ठीक है, तो उपाय हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, अब आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। हम लोगों ने आज 2 चीज़ पढ़ ली है, बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है पेपर में, है ना, वनों का महत्व और वनों की समस्याएं क्या है। अब हम लोग समस्या मतलब वनों के जो संरक्षण के जो उपाय हैं उसको हम लोग कल देखेंगे, और फिर कल ही शुरू करेंगे दोस्तों वनों का वितरण। कल ही शुरू करेंगे भारतीय क्षेत्र में जो वनों का वितरण है, कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से है, किस राज्य में ज़्यादा है, किस में कम है, प्रतिशत के आधार पर किस में ज़्यादा है, किस में कम है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। 4 5 6 6 राज्य ऐसे करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी या आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अपने दोस्तों को तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। देखो, आपको बस एक ही काम है कि वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है, और दूसरा बस ये काम है वो मेरे लिए करना है कि वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहना है। ठीक है, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, आप जाके पढ़िएगा,
वो पीपीटी लेकर आते हैं, पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। जो पीपीटी में लिखा होता है उसी को पढ़ाते हैं, अदरवाइज किसी और चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, उस टॉपिक में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो मैं यहाँ पे ना लिखाता हूँ। लिखाने के साथ साथ मैंने अगर जो नहीं लिखा था वो बोल के लिख देता हूँ, बोल के लिखाता हूँ, और पॉइंट को एकदम बारीकी से समझाते हुए चलता हूँ। इसीलिए मेरा जो कोर्स है बहुत स्लो चल रहा है। उसका रीज़न यही है कि एक बार अगर आप मेरे से आप कर लेंगे ज्योग्राफी, तो आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्री मेंस के क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको हवाबाजी कर रहा हूँ, नहीं। आप मेंस के क्वेश्चन उठाइएगा, आप पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ आप यूपीएससी के भी मेंस के और पीसीएस यूपीएससी के और प्री और मेंस के और पीसीएस प्री और मेंस के और भी अदर एग्जाम हैं जो भी उनके प्री एम मेंस जो भी कराते हैं 2 पैटर्न में, आप उनके क्वेश्चन उठा के देखिएगा। आप उनको पढ़िएगा। आप जहाँ जो मैंने पीछे क्लासेस पढ़ाई हैं और जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ और जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो। क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट पे दोस्तों ना बहुत काम किया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आपको विश्वास न हो। देखो ये मैंने यहाँ छोड़ो, ये मैं आपको आज थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने इस सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों कम से कम 4 से 5वीं नोट्स बनाया है। मैं जब शुरुआत की थी, मैंने 2019 में जब तैयारी, तो मैंने देखो पहली बार यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाने शुरू किए थे। ये देखो पेनिनसुलर इंडिया मैंने बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर दोबारा मैंने इसमें नोट्स बनाए, ठीक है। फिर मैंने तिबारा दोस्तों अभी दिखाता हूं, एक सेकंड दोस्तों, देखो मेरी कॉपी एक और नहीं मिल रही है। मतलब मैंने 3 बार नोट्स बना चुका हूं और मैंने उस नोट्स को इस तरीके से कंपाइलेशन किया है, उसको इस तरीके से बनाया है कि उसमें हर क्वेश्चन मिल जाते हैं। मुझे ज्योग्राफी में किसी बुक्स को नहीं पढ़ना पड़ता। हालांकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। जब मैं नोट्स बनाने से पहले मैंने आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे मैंने खुल्लर की पढ़ी, जो मेंस में, जो यूपीएससी में ऑप्शनल के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए रेफर की जाती है, वो मैंने खुद अपने मेंस के लिए जीएस के लिए पढ़ी है। क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी में पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। वर्डमाल है, माजिद हुसैन है, ठीक है, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। और इनको पढ़ने के बाद खुद से थोड़ा बहुत एनालिट करने के बाद फिर मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया, तब जाके मैंने इस तरीके की चीज़ें कर पाया, ठीक है। और वो मैं आपको, जो मैंने आपको 3-4 साल में मेहनत की थी अपने नोट्स बनाने में, वो मैं आपको एक बारगी में दे रहा हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप उसको सजो के रखें, जैसा मैं लिखाता हूँ वैसे लिखते चलें और उसी अकॉर्डिंग रिवीजन करते चलें। आपको कहीं से नहीं भटकना पड़ेगा। आई प्रॉमिस दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, एज इट इज जो चीज़ें मैं बताता हूँ वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना लेके हम दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। और बाकी आप समझदार हैं ही, आप तो खुद ही, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कंटेंट अच्छा है कहाँ पे नहीं है। जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, जहाँ से आपको, देखो मेरा कहना रहता है ये, आप किसी भी टीचर से प्रेम मत करिए। प्रेम का मतलब क्या होता है, आप फिर को दिक्कत ये होती है कि फिर आप वो कुछ भी पढ़ा रहा होता है, आप पढ़ते जाते हैं, ठीक है। आपका हित किस में है, आपसे कैसे, किस पेपर में आपके जो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जो पढ़ा रहा है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। कौन टीचर है उससे मतलब नहीं है, आपको बस इससे फ़र्क होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पीछे के क्वेश्चन में आए हैं। अगर मिल रहे हैं तो ठीक है। मेंस में अगर यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीएससी की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, अगर उसमें हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं तो भी तो फिर हम रुक के देख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी पढ़ा रहा हो, कितना भी अच्छा टीचर हो आपके समझ में, फिर भी आप वहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उस टीचर के लिए तो अच्छा है क्योंकि उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है। वो ये मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, ये दूसरों के लिए भी बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आज यहीं तक रखेंगे। बाकी आज की सीख यहीं तक बहुत, ठीक है। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।